अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेनियर एकेडमी। आज के सेशन में हम अपना केमिस्ट्री क्लास 11 की बुक को स्टार्ट करेंगे। और केमिस्ट्री इस साल न्यू बुक है, ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो एक दफ़ा बुक का ओवरव्यू देख लो कि ये हमारी ओवरव्यू है बुक का। ठीक है, ये जो बुक है इस साल हम पढ़ेंगे और इसी से हमारा पेपर आएगा 2023 का पेपर। ठीक है, जो कि 2022 से 2023 तक ये बुक चलने वाली है। आगे का पता नहीं मुझे, और ये बुक इस साल की अभी इशू हुई है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रो और इंडेक्स वगैरह देखना। सो ये देखो, दिस इज़ द कंटेंट में इसके हमारे पास जो है वो अराउंड 12 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और सबसे पहला चैप्टर है स्टोइचोमेट्री। ठीक है, और यहाँ पर अब हम आ जाते हैं इसके फर्स्ट पेज पे। सो ये देखो, ये जो बुक है ना, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ऊपर देखो कुछ चीज़ें लिख कर दी हैं, टीचिंग पीरियड्स, असेसमेंट्स एंड वेटेज। व्हाट इज मीन बाय दिस? ठीक है, टीचिंग पीरियड्स मतलब इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए कितने पीरियड्स लगने चाहिए, 10 पीरियड्स। असेसमेंट इस पेपर से एक होगा। ठीक है, उसके अलावा वेटेज जो है, वेटेज है इसका 8, यानी कि इस पेपर से इस चैप्टर से अराउंड 8 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। दिस इज कॉल्ड वेटेज। यानी कि ये चैप्टर आपका इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे पेपर में तकरीबन, क्योंकि पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, इससे पेपर में तकरीबन 8 मार्क्स का के क्वेश्चंस आएंगे। अब वो वेदर एमसीक्यूज में हो सकते हैं, वेदर वो न्यूमेरिकल्स में हो सकते हैं या थ्योरी में हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये बताया कि इसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू, यानी कि जब चैप्टर पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स आंसर कर सकेंगे। तो बेटर यही होगा कि हम पहले चैप्टर को स्टडी करें और देन इन क्वेश्चंस को हम आंसर करें। ठीक है, सो आई विल टेल यू द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस वर्बली। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सो यहाँ से हम अगर स्टार्ट करते हैं तो लेक्चर से स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले स्टोइचोमेट्री है क्या चीज़। So look at the ठीक। So chapter stoichiometry। केमिस्ट्री क्या है? जो केमिस्ट्री की स्पिरिट है, यानी कि जो नेचर है केमिस्ट्री की, वो नेचर प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो केमिस्ट्री इज प्रैक्टिकल इन नेचर। केमिस्ट्री नेचर में प्रैक्टिकल है। कैसे? फिर केमिस्ट्री जो है एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से, इन सारी चीज़ों से ही पता चलती है, और इसमें हम प्रैक्टिकल ज़्यादा परफॉर्म करते हैं तो ही हमें बात समझ आती है। तो ये पूरी केमिस्ट्री हमारी प्रैक्टिकल होती है नेचर में। ठीक है, अब it is useful to determine the amount of products formed when some known quantities of reactants undergo a chemical reaction or change। ठीक है, अब देखिए कि अगर ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को जानें कि आपकी कितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं फॉर्म हो रही हैं, जब कुछ आपने ऐसी क्वांटिटीज़ ली, ऐसे रिएक्टेंट्स की ऐसी क्वांटिटीज़ ली। रिएक्टेंट्स कौन होते हैं? ऐसी, हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि जो भी रिएक्टेंट्स क्या है, जो भी आप रिएक्शन के अंदर केमिकल रिएक्शन में ले रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कराने के लिए जो प्रोडक्ट्स आपने, जो रिएक्टेंट्स मतलब जिनको मिलाकर आपने प्रोडक्ट बनानी है, वो आप ले रहे हैं, तो उनकी क्वांटिटीज़ जो है नोन होगी। ठीक है, नोन होगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने रिएक्टेंट्स ले रहे हैं और कितने रिएक्टेंट्स की कितनी क्वांटिटी लेने से आपकी कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रही हैं, जब वो रिएक्टेंट्स जो हैं वो एक केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन के अंडर जाते हैं। अब इसका एक बेसिक मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ, कैसे समझ आएगा। देखें, वो कह रहे हैं कि जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं और कोई भी रिएक्टेंट्स को केमिकल चेंज के अंडर को लेके जा रहे हैं, यानी कि आप उनको रिएक्ट करवा रहे हैं, तो आपने रिएक्टेंट्स लिए, तो आपको रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए और क्यों ज़रूरी है पता करना? ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने रिएक्टेंट्स लेंगे तो कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी, कितने रिएक्टेंट्स की क्या क्वांटिटी लेंगे तो कितनी प्रोडक्ट्स बनेंगी, और कैसी प्रोडक्ट्स बनेंगी और क्या प्रोडक्ट्स बनेंगी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब आप जैसे अगर केमिकल इंडस्ट्री की बात की जाए
तो वहाँ पर उनको पता होता है कि अगर हम डिटर्जेंट बना रहे हैं तो हमें रिएक्टेंट्स की कितनी क्वांटिटी लेनी है, तो कितना अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट बनेगा। तो ये चीज़ बहुत यूजफुल है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे रिएक्टेंट्स की किसी भी केमिकल रिएक्शन में या केमिकल चेंज में कितनी क्वांटिटी है, ताकि हम ये बात को पता लगा सकें कि हमारी कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है, प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो कितनी ज़्यादा फॉर्म हो रही है। समझे। अब इसकी एक एग्जांपल ले ली जाती है एक डेली लाइफ से। वो क्या है, सपोज हम किचन में गए और हमें अम्मी ने कहा है कि आपको 12 कप्स ऑफ डिलाइटफुल यानी कि टेस्टी सी कॉफ़ी बनानी है। एंड अब आपको क्या करना होगा, आपको कॉफ़ी के 12 कप्स बनाने के लिए यू नीड टू कैलकुलेट प्रोपोर्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट बी एडेड। आपको कॉफ़ी के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स डल रही हैं उनके प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये प्रोपोर्शन है क्या चीज़, अभी बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि प्रोपोर्शन क्या है, रेशियो क्या होता है आपस में उनका जो भी कनेक्शन है, कि यानी कि ये चीज़ है, ठीक है। अभी प्रोपोर्शन क्या है कि आप एक चीज़ बना रहे हैं। अब आपको पता है कि 1 कप कॉफ़ी के अंदर मैं 1 कप कॉफ़ी बनाने के लिए मुझे 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर डालना होगा, ठीक है। 1/2 टेबल स्पून शुगर डालनी होगी और 2 टेबल स्पून मिल्क डालनी होगी। अब ये आपकी मर्जी, ये तो मेरी समझ लें मैंने रेसिपी बनाई है, मुझे नहीं पता कि क्या होती है रेसिपी। रियली मुझे कॉफ़ी का इतना पता नहीं है, तो इसलिए ये मेरी रेसिपी। अब हो सकता है आप कुछ और डालते हो, कोई और कुछ और डालता हो, आप अपने कर, और हो सकता है आप जो है ये इस तरह की रेसिपी पीते हो और आपके जो मेहमान हैं वो शुगर जो है वो कम लेते हो या लेते ना हो या मिल्क ही ना लेते हो, ठीक है। तो ये जो है वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। तो आपका जो भी कन्वीनियंस उस हिसाब से आप कॉफ़ी प्रिपेयर करने किचन में गए या आपके मेहमान आए उनके हिसाब से आप कॉफ़ी प्रिपेयर करने गए और आपको 1 कप का मेजरमेंट पता है कि 1 कप इस तरह बनता है। तो अब अगर मैं बोलूँगी कि आपको कितने कप्स ऑफ कॉफ़ी बनानी है, 4 कप बनानी है, ठीक है। अब आपको 4 कप्स ऑफ कॉफ़ी बनानी है तो क्या करेंगे आप हर चीज़ को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ठीक है। हर चीज़ को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 टेबल स्पून कॉफ़ी हो गई 4 कप में डालने के लिए, और या 2 टेबल स्पून शुगर हो गई, और 8 टेबल स्पून क्या हो गया, मिल्क हो गया। सही बात है। तो ये प्रोपोर्शन था कि मैंने हर चीज़ की क्वांटिटी को कैलकुलेट करके रखा। अब जब मैं चीज़ को डबल कर रही हूँ तो मैं उसी चीज़ को उन्हीं सारी चीज़ों के प्रोपोर्शंस को डबल कर दूंगी या ट्रिपल कर दूंगी या 4 मल्टीप्लाई कर दूंगी। जितने कप्स बना रही हूँ उतने मल्टीप्लाई कर दूंगी। जैसे 12 बना रही थी तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, समझे। तो ये चीज़ कैलकुलेट होना ज़रूरी है। अब मुझे अगर एक ही का नहीं पता होगा कैलकुलेशन तो मैं बाकी कैसे बनाऊंगी, सही बात। तो ये कैलकुलेशन होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पर आते हैं। सो यू वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस विदाउट नॉलेज ऑफ स्टोइशियोमेट्री, यानी कि स्टोइशियोमेट्री की नॉलेज के बिना आप ये चीज़ें आंसर कर ही नहीं सकते। बट आपका सवाल होगा कि मिस हम तो ये चीज़ें हमें सब पता है बट हमें ये नहीं पता कि स्टोइशियोमेट्री क्या होती है। ये आपको पता है स्टोइशियोमेट्री क्या होती है, बट अब जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसका नाम नया है, बात हमें समझ आती है ये क्या चीज़ है। अब स्टोइशियोमेट्री जो है वो देखो, स्टोइशियोमेट्री जो है वो 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलके बना है ये वर्ड, ठीक है। स्टोइशियन जिसका मतलब है एलिमेंट और मेटेरियन जिसका मतलब है मेजरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, एलिमेंट्स की मेजरमेंट हम इसमें मालूम करते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, केमिस्ट्री के एलिमेंट्स हो सकते हैं, वेदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्टली मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब क्या है हमारे पास, Stoichiometry deals with the study of quantitative relationship between reactants and products in a chemical reaction by using balanced chemical equation. अब stoichiometry क्या है, हम stoichiometry में किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, एलिमेंट्स की मेजरमेंट के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन ये है क्या चीज़, ये स्टडी है किस चीज़ के बारे में। तो हमारे किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में यूज हो रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन को अंजाम देने के लिए, और उन रिएक्टेंट्स को यूज करके जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है उस
प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का आपस में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होना, कि मैं कितने रिएक्टेंट्स की कितनी अमाउंट लूँगा तो मेरे पास कितनी प्रोडक्ट्स बनेंगी और उन प्रोडक्ट्स की अमाउंट क्या होगी। समझे? इसकी एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपके पास लूँ तो मैं यहाँ पर, और इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और बाय यूजिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, के आपको जो इक्वेशन यूज करनी है वो बैलेंस यूज करनी है। बैलेंस्ड का मतलब क्या है, आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि आपने अगर 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ये सारी चीजें बैलेंस्ड में आती हैं। अभी आपको समझ आएगा क्या बोल रही हूँ। तो ऑक्सीजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस O2H2 इज इक्वल टू वाटर। ठीक है, तो हमारे पास पता है कि वाटर H2O होता है। अब O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस, H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस। अगर देखा जाए तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नो, दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस। व्हाई? क्योंकि हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं पर यहाँ तो सिर्फ एक है, तो हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा ना। तो ये कितने हो गए, कितने हो गए ये हो गए। अब यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये भी पूरे हो गए 2 O2, और ये हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन्स भी पूरे हो गए। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। हमें इनकी क्वांटिटी पता थी, जिसकी वजह से हमें इनकी क्वांटिटी प्रोडक्ट की पता चल गई कि 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स को मैंने लिया और एक ऑक्सीजन का मैंने मॉलिक्यूल लिया, और उन दोनों को जब मैंने आपस में मिलाया तो मेरे पास प्रोडक्ट में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए। समझे? 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए। कैसे आ गए? कि मुझे रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी पता थी, जिनकी वजह से अब मुझे प्रोडक्ट्स की भी क्वांटिटी पता है। तो यही बेटा स्टोइचियोमेट्री होती है। स्टोइचियोमेट्री में क्या होता है, हमें रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप पता होता है, और हमारी केमिकल इक्वेशन भी हम इसमें बैलेंस्ड ही यूज करते हैं। बैलेंस उस सूरत में ही होती है ना कि हमें क्वांटिटीज पता हो, वही बैलेंस चीज है। अब बैलेंस में एक और चीज आती है कि आपने जितने प्रोडक्ट्स लिए हैं वो पूरे के पूरे जो है वो आपके जितने रिएक्टेंट्स लिए हैं वो पूरे के पूरे आपके प्रोडक्ट्स में यूज हो जाए। तो वो हम कंक्लूजन में पढ़ते हैं इसके। कंक्लूसिवली, the stoichiometry tell us what amount of each reacting species we require to consume completely into desired amount of products। वही चीज कि स्टोइचियोमेट्री हमें ये बता रही है कि हमें रिएक्टिंग स्पीशीज यानी कि रिएक्टेंट्स की क्या अमाउंट लेनी है, जो कि हमारे प्रोडक्ट के, जो भी प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं तो वो प्रोडक्ट के अंदर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, यानी कि एक भी चीज बचे ना। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स थे, तो पहले एक बच रहा था तो मैंने इक्वेशन को बैलेंस्ड कर दिया। देखो, पहले एक बच रहा था ना, H2O में खाली एक ऑक्सीजन का एटम बच रहा था, 2 ऑक्सीजन के एटम्स यूज नहीं हो रहे थे, सिर्फ एक यूज हो रहा था। तो मैंने क्या करा, बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगा दिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के दोनों, ये 2 है, ऑक्सीजन के दोनों एटम्स जो हैं वो यूज हो गए, 2 2 ओजा 2 O2, और यहाँ पर मैंने 2 लगाए थे तो ये 4 हो गए थे इसके एटम्स, तो यहाँ पे चारों यूज हो गए। तो यही स्टोइचियोमेट्री है जो हमें बता रही है कि हमारे रिएक्टिंग स्पीशीज जो हमें चाहिए वो कितने चाहिए कि उनमें से एक भी ना बचे, वो कंप्लीटली हमारे डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसके अंदर कंज्यूम हो जाए। ठीक है, it's an important tool for solving great problems in labs, chemical industries, engineering, food manufacturing, pharmaceuticals, and many other fields of science. अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है किस चीज़ के लिए, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे लैब्स में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, इंजीनियरिंग, फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, फार्मास्यूटिकल्स और दूसरी बहुत सारी अलग फील्ड्स ऑफ साइंस। साइंस की बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। ठीक है, साइंस की बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें हमारे पास मैथ्स भी आ जाता है, जिसमें हमारे पास फिजिक्स भी आ जाता है। तो वो सारी ये कैलकुलेशंस का काम हम साइंस की फील्ड्स में ही करते हैं। तो साइंस की सारी फील्ड्स के अंदर हमें ये कैलकुलेशन से बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं इन जगहों की, लैब्स की, केमिकल इंडस्ट्रीज की सॉल्व हो जाती हैं। स्टोइचियोमेट्री की मदद से होती हैं, स्टोइचियोमेट्री की मदद से होती हैं। ठीक है, कैसे होती हैं कि भाई हमें जब पता होता है कि रिएक्टेंट्स कितनी अमाउंट में लिए हैं और अब उन्हें कितने, उनसे उनको मिलाने से या उनका रिएक्शन करवाने से हमें कितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, तो हमें काफ़ी आसानी हो जाती है इस चीज़ से। बट इट इज़ बेस्ड on assumption that reactant molecules are completely converted into products, यानी कि लेकिन ये
एक एजम्पशन होती है कि हमारे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जो भी या एटम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियसली जो भी मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं वो कम्प्लीटली किस में प्रोडक्ट में चेंज हो चुके हैं। ये एक एजम्पशन होता है, यानी कि ये भी हो सकता है कि उसमें से वो कम्प्लीटली जो है चेंज नहीं हो, उसमें से कुछ जो पार्ट हो, सम साइड रिएक्शंस भी होते हैं क्योंकि केमिकल प्रोसेस, ठीक है, इन सम केमिकल प्रोसेसेस, कुछ केमिकल रिएक्शंस में साइड रिएक्शंस भी होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ उसका मटेरियल जो है साइड रिएक्शन में पार्ट कर रहा हो, जैसे कैटलिस्ट के साथ कुछ रिएक्ट कर रहे हो, कैटलिस्ट सॉरी रिएक्ट तो नहीं करते, बट अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे पास जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे हमने जैसे बहुत सारी चीज़ें ली, जो भी रिएक्टेंट्स लिए उनको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए लिया। अब प्रोडक्ट हमारे पास बन गई, कम्प्लीटली फॉर्म हुई है, लेकिन इन सम केमिकल प्रोसेसेस साइड रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं, वो साइड में किसी और के साथ रिएक्शन अगर कर लेते हैं। ठीक ठीक है, और इसकी वजह से ये अजम्पशन पर हम बेस्ड होता है कि हमारी प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गई है पूरी, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें ये दिख रहा होता है कि हाँ पूरी कन्वर्ट हो गई है, पर इन सम केमिकल प्रोसेसेस साइड में रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि ये बेस्ड होता है अजम्पशन पे कि हमारी सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते भी हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, वो रिवर्सिबल होते हैं कुछ रिएक्शंस। देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है कि इनफैक्ट केमिकल रिएक्शंस जो है एक हद तक कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनको हम वापस से उसी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझे? अब यहाँ पर आता है, उसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी, बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी देखें, अगर एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं तो ये अजम्पशन पे बेस होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है कम्प्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो गए, क्योंकि कुछ केमिकल प्रोसेसेस में साइड रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं, कि यानी कि वो प्रोडक्ट जो है कम्प्लीटली आपकी प्रोडक्ट में, वो रिएक्टेंट कम्प्लीटली आपकी प्रोडक्ट में नहीं लग रहा होता, वो साइड में किसी और के साथ भी रिएक्शन करके कुछ और भी काम कर रहा होता है। समझे? सब कम्प्लीटली प्रोडक्ट में नहीं लग रहा होता, तो बस एक एजम्पशन है कि हाँ कम्प्लीटली बस हो जाए दिखने में, ऐसा हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाए। समझे? अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो हमारा बहुत ज़्यादा, चलो नेक्स्ट पे हम मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए कॉन्सेप्ट्स आई होप आपको इस वीडियो के समझ आ गए होंगे, तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, अल्लाह हाफिज़।